मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी व्याकरण का नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है विशेषण। विशेषण शब्द से आप अच्छी तरह परिचित हैं, है ना? अगर किसी की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो तारीफ के लिए हो या बुराई के लिए, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि विशेषण शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और इनकी रचना किस तरह से की जाती है। तो शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले बच्चों, विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात अगर संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उसके रूप का वर्णन किया जाए कि वो गोरा है, काला है, सुंदर है, खूबसूरत है, तो उसके रूप का वर्णन, या फिर संज्ञा सर्वनाम के गुण दोषों का वर्णन किया जाए, चाहे वो गुण हो या दोष हो, सब गुण में ही आते हैं, या उनकी संख्या बताई जाए, उनके नंबर बताए जाए कितने हैं, या फिर उनकी मात्रा बताई जाए, यानी कितनी क्वांटिटी है और उसके बारे में बताया जाए, मात्रा, नाम, तो जिसे हम कहते हैं उसका वर्णन किया जाए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का। तो इन रूप, गुण, संख्या, मात्रा, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण आपको दे रखे हैं, सामने देखिए, जैसे सुंदर, 4 आम, 1 किलो, ये सब विशेषण शब्द। अब है विशेषण के भेद। आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। दोनों नाम हैं इसके। अब सबसे पहले गुणवाचक विशेषण कि जो पहला इसका भेद है, गुणवाचक विशेषण से हम क्या समझते हैं? अगर संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का, दोषों का वर्णन किया जाए, चाहे उसमें रूप रंग का वर्णन हो, उसकी अवस्था का वर्णन हो, इन सब का अगर वर्णन किया जाता है, रूप, रंग, है ना, उसकी अवस्थाएं, उसके दोष, इन सब का अगर वर्णन है तो समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण है। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं बच्चा सुंदर है ना, बच्चा कुरूप है, बच्चा होशियार है, बच्चा बुद्धू है, तो ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण, चाहे उनकी तारीफ कर रहे हैं या उसके दोष बता रहे हैं। अगर हमने कहा कि हम उसकी अगर रूप रंग के सिवा गुण दोषों का वर्णन करें, स्टाव का वर्णन करें, तो वो सब गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। तो ये समझ लीजिए, अगर हमें गुणवाचक विशेषण पहचानना है कि गुणवाचक विशेषण है या नहीं, तो जो भी वाक्य आपको दिया गया है उसमें कैसा या कैसे शब्द आप प्रश्न पूछ लीजिए, कैसा या कैसे शब्द के द्वारा अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, कैसी है, अगर इन दो शब्दों को अगर आपने वाक्य में डाला है, दोनों प्रश्नसूचक शब्दों को, और आपको उसका उत्तर मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए, तो समझ लीजिए वो गुणवाचक विशेषण ही होगा। अब आ रहा है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नंबर, संख्याओं का बोध हो जाए। अगर संख्या के रूप में विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे मान लीजिए इसमें 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण, निश्चित और अनिश्चित। अब इसमें कैसे है? मान लीजिए हम ये कहते हैं कक्षा में 10 बच्चे उपस्थित हैं, है ना, तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है उनकी जो विशेषता बताई जा रही है वो संख्या के रूप में बताई जा रही है। कितने बच्चे हैं? 10। और हमने निश्चित संख्या बता दी है कि कक्षा में 10 बच्चे उपस्थित हैं, यानी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम ये कहते कक्षा में कुछ
कुछ बच्चे या कुछ छात्र उपस्थित हैं तो वो हो जाता अनिश्चित, यानी हम पूरी अच्छी तरह से उन्हें गिन नहीं रहे हैं। अगर हमने गिन लिया है तो वो निश्चित संख्या हो गई, और अगर हमने सिर्फ अनुमान से कह दिया अनिश्चित, जिसे हम कह सकते हैं कुछ है ना, तो ये सब है अनिश्चित संख्यावाचक। समझ में आ गया होगा कि जिसमें संख्या शब्द का प्रयोग होता है लेकिन वो संख्या विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए। और ज्यादातर संख्यावाचक विशेषण में जातिवाचक संज्ञाओं की ही विशेषता बताई जाती है। ये ध्यान रखें, मैंने ये नहीं कहा वैसे ज्यादातर, अधिकांश जो संख्यावाचक विशेषण है इनमें जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं उन्हीं की विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ बच्चे उपस्थित हैं, अगर हम ये कह रहे हैं 10 बच्चे 20 बच्चे उपस्थित हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक है। अगर हम ये कह रहे हैं कक्षा में कुछ बच्चे उपस्थित हैं तो ये अनिश्चित वाचक है। अगर हम ये कह रहे हैं आकाश में 10 या 15 चिड़ियाएं उड़ रही हैं, निश्चित है। अगर हम ये कह रहे हैं आकाश में कुछ चिड़ियाएं या कुछ पक्षी उड़ रहे हैं तो वो अनिश्चित है कि हमें नहीं पता, हमने नहीं गिना है कितनी है, लेकिन हाँ कुछ उड़ रही है। तो ये अगर हम चाहें तो हम उन्हें गिन सकते हैं। अगर जिनको गिना जा सकता है तो वो संख्यावाचक विशेषण में ही आता है। अब आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में बच्चों कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा बताई जाती है, नाप तोल। परिमाण जो शब्द है इसका एक तरह से अर्थ ही है नाप तोल। अगर उनकी नाप तोल, उनकी मात्रा बता दी जाए तो समझ लीजिए वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये भी, इसके भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगर हम ये कहते हैं माप तोल कैसे होती है, किलो, ग्राम, है ना, लीटर, मीटर, अगर हम ये सब मात्राएं हैं, अगर हम ये सब बोल रहे हैं तो समझ लीजिए परिमाणवाचक विशेषण। मान लीजिए जैसे हम ये कहते हैं आज मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। आज अगर मैं ये कहती हूँ आज मैंने थोड़ी सी चीनी खरीदी, तो थोड़ी सी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। जिनको गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जो हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक हो गए, लेकिन जो गिने नहीं जा सकते, सिर्फ मात्रा के रूप में, नापतोल के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, वो परिमाणवाचक में आते हैं। आज हम ये कह सकते हैं आज मैंने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। 5 लीटर निश्चित है। अब हम ये कहते हैं आज मैंने अपनी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल डलवाया, यानी हमने निश्चित संख्या नहीं बताई। जब बहुत सारा पेट्रोल डलवाया तो ये अनिश्चित जो है लीटर है, क्योंकि लीटर पेट्रोल डलवाया है तो लीटर, मीटर, किलो, पाव, ये सब क्या है, ये मात्राएं हैं, नापतोल में आती है, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। निश्चित ये संख्यावाचक में संख्या दी होती है ना, और इन्हें हम गिन सकते हैं। वो आते हैं निश्चित और अनिश्चित, दोनों हो सकते हैं। और जिनमें केवल हम किसी की संख्या नहीं बताते बल्कि उसकी नाप तोल बताते हैं, कितने किलो लिया, कितना पाव लिया, कितना लीटर लिया, कितना मीटर लिया, अगर ये शब्द आते हैं तो वो परिमाणवाचक है। परिमाण शब्द का जैसे बताया ना, अर्थ ही है नाप तोल। अगर संज्ञा सर्वनाम शब्द की नाप तोल दी हुई है तो समझ लीजिए वो परिमाणवाचक है। अब आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसका प्रयोग संकेत के आधार पर ही कर सकते हैं। जैसे यह बच्चा बहुत शरारती है, तो हम संकेत ही करेंगे ना, यह बच्चा बहुत शरारती है। वे लोग बहुत देर से परेशान हैं, तो वे लोग, है ना, हम संकेत करके कहेंगे वे लोग बहुत परेशान, तो इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। अब हम इसे सार्वनामिक, नाम से पता चला सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए। और इसकी सबसे अच्छी पहचान आपको बताते बच्चों कि सार्वनामिक विशेषण में
संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब सर्वनाम और उसके बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग है और वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो समझ लीजिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह बच्चा, वे लोग, ये लोग या फिर ये छात्र, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। अब आपने बेटे इससे पहले पार्ट में सर्वनाम भी पढ़ा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत हम परेशान हो जाते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होगा, है ना। यह वह शब्द का प्रयोग तो हम सर्वनाम में भी कर रहे हैं, तो फिर सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो बहुत ध्यान से मुझे समझना कि जो सर्वनाम होता है उसमें हम संज्ञा के स्थान पर उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरा भाई है ना, तो यह मेरा, हमने दोनों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं यह बच्चा मेरा भाई है ना, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। अगर ये कहते हैं यह मेरा भाई है तो वो हो गया सर्वनाम। अगर हम कहते हैं यह बच्चा या यह लड़का मेरा भाई है तो वो हो गया सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह के बाद हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया और यह सर्वनाम शब्द है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग किया है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तो वो सर्वनाम है, लेकिन जब सर्वनाम शब्द का जो है प्रयोग हमने विशेषण के रूप में किया होगा और सर्वनाम शब्द के बाद फिर संज्ञा शब्द दिया होगा तो समझ लीजिए वो सार्वनामिक विशेषण ही होगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल आपको दे दिए, यह बच्चा, वे लोग और वे छात्र, वे लड़कियां, यह लड़कियां, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। यानी जो विशेषण शब्द है जब इनकी भी विशेषता बताई जाए वो शब्द प्राविशेषण है। अब कैसे, आप ये कैसे होता है, हम ये कहते हैं वह छात्र तेज है ना, वह छात्र होशियार। ये क्या है, होशियार शब्द विशेषण है क्योंकि उसके गुण बताए जा रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं यह छात्र बहुत होशियार है तो बहुत शब्द जो है वो प्राविशेषण है, क्योंकि विशेषण शब्द था होशियार, हमने उसकी भी विशेषता बताई बहुत होशियार, तो बहुत शब्द प्राविशेषण होता है। तो ये याद रखेंगे, जब विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जाए तो वो विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। बहुत तेज, बहुत ज्यादा, ऐसे शब्द। अब है विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। अब वो अवस्थाएं क्या हैं, वे 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इनमें क्या है, मूलावस्था है जब हम विशेषण जो है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं उसका सामान्य रूप है। अगर हम ये कहते हैं कि यह छात्र यह तीव्र गति से दौड़ता है ना, ये है उसकी मूलावस्था, तीव्र गति से दौड़ना। अगर हम ये कहते हैं, दो में हम तुलना कर देते हैं कि यह छात्र मोहन से तेज दौड़ता है, मोहन से तीव्र है, तो हम उसके पीछे तर भी लगा देते हैं कि यह छात्र मोहन से तीव्र तर गति से दौड़ता है। तो तीव्र तर क्या हो गया, उसकी उत्तरावस्था। जब हम किसी दो में तुलना करें तो वो उसकी उत्तरावस्था होती है। और यदि हम किसी आपस में तुलना न करके एक को ही सर्वश्रेष्ठ बताएं, एक की प्रशंसा ज्यादा करें तो वो उत्तमावस्था है। जैसे हम ये कहेंगे कि यह छात्र तीव्रतम गति से दौड़ता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है, तो ये है उसकी उत्तमावस्था। पहली है मूलावस्था, जब हम सामान्य विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम दो में अंतर बता रहे हैं विशेषण में तो वो समझ लीजिए उत्तरावस्था, और यदि हम उसे श्रेष्ठतम कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं तो वो है उसकी उत्तमा अवस्था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उच्च, उच्चतर, उच्चतम,
है ना। इसी तरह सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतर, इस तरह से हम इन अवस्थाओं को करते हैं। याद रखेंगे, पहले सामान्य अवस्था होती है जिसे हम मूलावस्था कहते हैं, फिर दो में जब अंतर किया जाए, तुलना कर दी जाए तो वो उत्तरावस्था, और जब एक को ही सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए तो वो उत्तमावस्था। अब आ जाता है संज्ञा। आप जानते हैं विशेषण शब्दों को हम कैसे बनाते हैं। तो विशेषण शब्दों को हम संज्ञा के माध्यम से भी बनाते हैं, सर्वनाम के द्वारा भी बनाते हैं, क्रिया के द्वारा भी बनाते हैं और अव्यय शब्दों के आधार पर भी बनाते हैं। अब है संज्ञा। संज्ञा से हम कैसे बनाते हैं? आप जानते हैं संज्ञा शब्द है, जैसे अगर इतनी बार आपने देखा होगा अगला, है ना, तो क्या होता है? अगला पिछड़ा, है ना, या फिर पहाड़, है ना, तो हम ये कह देते हैं, विशेषण बना देते हैं पहाड़ी। तो क्या है? पहाड़ संज्ञा है और पहाड़ी जो है वो विशेषण आ गया। सर्वनाम में जैसे हम कहते हैं जब या जो, तो जो से हम बना देते हैं जैसा, ना, वो से वैसा। तो जैसा, वैसा, ये सब हमारे सर्वनाम विशेषण शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। है तो ये सर्वनाम, लेकिन हम इनका विशेषण जब बनाते हैं तो हम जो की जगह जैसा कर देते हैं, वो की जगह वैसा कर देते हैं। फिर आती है हमारी क्रियाएं। आप जानते हैं लिख, पढ़, ये हमारी क्रिया है ना, लेकिन हम लिख से क्या कर देते हैं? लिखाई, पढ़ाई, है ना। तो ये क्या है? क्रिया से हमारे विशेषण बन जाते हैं, जैसे लिखावट, बनावट, ये भी है। फिर हमारे आ जाते हैं अव्यय। अव्यय शब्द आप जानते हैं, आविकारिक शब्द भी जिन्हें हम कहते हैं, उनसे भी हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो ये थे हमारे विशेषण कि हम किस किस तरह से विशेषण बनाए। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग या फिर संख्या, मात्रा का आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, जिसमें है आपने लिखा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक के भी 2 हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती है विशेषण शब्दों की, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। और साथ ही बच्चों आप ये बात याद रखना कि जो विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ आम विशेष्य है, क्योंकि आम की विशेषता है कि कितने आम है? 4 आम है। तो 4 क्या है? विशेषण, और आम है विशेष्य। ऐसे ही 1 किलो, है ना, अगर हम इसके आगे चीनी या 1 किलो केले, 1 किलो आम जो भी लिखते हैं, तो 1 किलो क्या है? विशेषण है। और इसके आगे अगर हम जो भी संज्ञा और शब्द लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा विशेष्य। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जाती है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ विशेषण। और मुझे पूरी आशा है कि बच्चों आज आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू।